आज का जो ये लेक्चर होने वाला है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत सारे बच्चों को पास करा सकता है ये लेक्चर। इस लेक्चर में हम आपको सिर्फ वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाए जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स आए, और साथ में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को कैसे याद रखा जाए जिससे कि आप वहां लिख सके, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इन सभी बातों की जानकारी देते हुए ये वाला सेशन चलाएंगे। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहिए, और जिन बच्चों को आता भी है अगर वो भी जुड़े हैं तो उनको नुकसान नहीं होगा, बहुत ही कम समय में अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के लगभग सभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये तो हो ही नहीं सकता कि हम सभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को देख लें जो एग्जाम में आ सकते हैं या आने लायक हैं या कभी आए हुए हैं, उन सभी को देख रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बार का जो मॉडल सेट में सेंटर टेस्ट का जो पेपर था उससे जो पैटर्न समझ में आता है कि बहुत साधारण भी बातें पूछी जा सकती हैं, बहुत हाई लेवल की भी बातें पूछी जा सकती है। तो बच्चों को सबके लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आपके नजर के सामने से एक बार ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस गुजरे हुए हैं तो वो आपको कभी ना कभी जब आप एग्जाम में देखेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा कि अरे ये तो सर बताए थे, और सिर्फ ये सोचने से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि एकदम आसान क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन, हम दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, उपयोग क्यों करते हैं? हम दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? व्हाई डू वी यूज कनकेव मिरर एज शेविंग मिरर? ठीक है, अब तो यहां पे पहली बात तो ये, अच्छा एक और चीज, ये जो जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, समझिए कि हर एक शॉर्ट आंसर में कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपा हुआ रहता है। यानी कि अगर आज के सभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को आप करते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कम से कम उतने ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस होगा। जैसे एकदम स्टार्टिंग से बताते हैं एक एक पॉइंट कि पहला इसमें क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो पहला कि हम दाढ़ी बनाने के लिए कैसे दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का, एक बात तो यहां आ गया। चलिए ठीक है सर, और क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है? और ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है हम जब दाढ़ी बना रहे होते हैं तो अपने चेहरे को अवतल दर्पण के कहां रखते हैं? तो फोकस दूरी के अंदर। तो जब हम लोग अपने फेस को फोकस के अंदर रखते हैं, फोकस प्लेन के अंदर रखते हैं, तो उसका बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिससे कि हमको मेरे आंख पर, ये देखिए अगर ये फोकल प्लेन के अंदर है, ये अगर फोकल प्लेन के अंदर है तो इसका इमेज कैसे बनेगा? ये देखिए, ये देखिए, ये जाएगा, टकराएगा, ये इधर आएगा, समझ रहे हैं, और ये ऐसे जाएगा और ऐसे ऐसे। अब ये जब पीछे खींचेंगे मेरे दोस्त, ये जब पीछे खींचेंगे तो काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जब हम दर्पण में देखते हैं अपना फेस तो हमको बड़ा फेस नजर आता है। बात समझ में आई? तो ये है हमारा मुख्य चीज जिसके लिए कि हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो 2, ये देखिए, ये इसका, और यही चीज, यही डायग्राम सिंपल माइक्रोस्कोप का भी है, उसमें खाली लेंस रहता है और इमेज उधर ही बन जाता है जिधर ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक, तो अब देखिए हम दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण के फोकस तल के अंदर, देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम आपको समय लेके समझाएंगे कि कैसे, या हर एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको आप नहीं छोड़ सकते। तो तल के अंदर चेहरा रखने पर इसका बड़ा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जिसे हम अपनी आंख से देख सकते हैं, और इसमें हम चेहरे की सभी बारीकियों को देख सकते हैं। तो बड़ा चेहरा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, मतलब क्लियर दिखेगा। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। तो पहली बात तो जब भी आप भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों उसको जरूर अंडरलाइन कर लें।
जरूर अंडरलाइन कर लें, जिससे कि जब नेक्स्ट टाइम आप उसको देखें तो आपको वो इंपॉर्टेंट, मतलब हर एक क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हम गाड़ी में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्यों? हम गाड़ी में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? तो अब देखिए, अब आइए, अब उत्तल दर्पण का बनाएंगे प्रतिबिंब। अब उत्तल दर्पण का बनाएंगे प्रतिबिंब। ये देखिए, अब देखिए उत्तल दर्पण से क्या फायदा होता है। अब यहां फिर से देखिए, यहां फिर दो ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखिए यहां कोई ऑब्जेक्ट है, तब इसका इमेज कहां बनेगा, ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। तो गया और जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, और ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, फैला देने वाला है, इसको पीछे खींचे। अब अगर ये यहां से एक और रे इसके पोल तक जाए, फिर ये भी पीछे आया ऐसे, अब इसको पीछे करें, इसको पीछे करें, तो ये बनेगा इमेज। तो ये है ऑब्जेक्ट और ये इमेज। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। हमारा आंख यहां है, हमारा आंख सोचिए यहां है, यहां है मेरा आंख, ये है आंख। तो इस आंख को बड़े ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज नजर आने लगेगा। तो भाई हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम गाड़ी चला रहे हैं और मिरर में देख रहे हैं और पीछे बड़ा सा ट्रक है। अब उतना बड़ा ट्रक का बहुत बड़ा और प्रतिबिंब हमको तो दिखता ही नहीं, तो छोटा दिखेगा तो हमको लगेगा ये पीछे से ट्रक आ रही है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छा सर, क्या हमको यहां डायग्राम भी बनाना पड़ेगा? एग्जैक्टली बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 2 मार्क्स में पूछा है तो आपको इस तरह से एक डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, इस तरह से एक डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? पहला तो फिर वही कि बैक मिरर में कौन सा मिरर का यूज करते हैं, गाड़ी के लिए बैक मिरर बनाने के लिए कौन सा मिरर क्या यूज करते हैं? तो उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं? क्योंकि इससे बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और छोटा होता है, सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है, ठीक। तीसरा, क्या अधिक होता है उत्तल दर्पण का? तो उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, वो दूर ज्यादा चीजों को कवर कर सकता है। तो ये देखिए, हम गाड़ी में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यह छोटा काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है जिसे हम अपनी आंख से देख सकते हैं। तो ये और ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, ठीक। नेक्स्ट, यदि दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो इसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। दर्पण, यदि दर्पण को पानी में डुबाया जाए, डूब आया जाए मतलब डुबाया जाए, तो इसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, यह भी देखिए जाके क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ। अच्छा, जो जो बोल रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव का, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये नहीं कि हम अपने मन से ही खाली बोल रहे हैं, सब क्वेश्चन बैंक में। एक बच्चा क्या बोला है एक बार हमको कि सर अगर मैं पूरा क्वेश्चन बैंक को कवर कर लूं, मैं पिछले 14-15 साल का क्वेश्चन बैंक कवर कर लूं, तो मैं कितना मार्क्स ला सकता हूं? मैं बोले कि 100 मार्क्स ला सकता हूं। ये शायद ला सकता हूं, ये तो बहुत ही आसान है। बोली कर लो बाबू। अरे नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो साल भर नहीं पढ़ा है वो सोचेगा कि मैं बाद में क्वेश्चन बैंक कर लूंगा। ये फिजिक्स में नहीं है पॉसिबल। यही तो समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग बच्चों को। तो भाई हर एक चीज, जो भी बात आपके सामने चर्चा हो रही है ना, हर चीज पूछी हुई है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो पूछी हुई नहीं है, ठीक है। तो कभी ना कभी, कभी ना कभी सब कुछ पूछी हुई है। तो आप कितने दिन का क्वेश्चन, हाँ 2 साल का क्वेश्चन पेपर किया जा सकता है, 3 साल, अगर 15 साल का क्वेश्चन पेपर तो पूरा सिलेबस ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी सारे क्वेश्चन अभी जो बता रहे हैं, ये क्वेश्चन तो हाल फिलहाल में आया है कि अगर दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो उसके फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दर्पण के फोकस दूरी को अपवर्तनांक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। क्योंकि वो होता है F बराबर R/2। अब आप पानी में डुबा दीजिए या तेल में डुबा दीजिए, R तो R ही रहने वाला है,
उसमें तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो भैया पानी में डुबा दो, डुबा दो, लो डुबा दी, मन खुश हो जाओ तुम्हारा। लो आज ब्लू है, पानी 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 पानी, और इसमें है लेंस डूबा हुआ, नहीं नहीं मिरर, मिरर डूबा हुआ है, तो डूबा हुआ है, डूबा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर तो आ रही है, बाहर निकाल देंगे तो भी आ रहा है, ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर किस में फर्क पड़ता है? लेंस में। किसमें फर्क पड़ता है? लेंस में, ठीक है। तो यदि गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो इसके फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि गोलीय दर्पण का फोकस दर्पण से परावर्तन के कारण प्राप्त होता है, जबकि पानी का प्रभाव तब पड़ता है जब अपवर्तन होता है। बड़ा खतरनाक आंसर लिखा हुआ भैया, ठीक है। तो अपवर्तन तो हो ही नहीं रहा है, परावर्तन के कारण प्राप्त होता है, और वो F बराबर R/2 होता है। तो भैया R में भी कोई पर एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि F बराबर, चूंकि F बराबर R/2 होता है और पानी में डुबाने से भी इसके वक्रता त्रिज्या में कोई अंतर नहीं आएगा, अतः हम बोल सकते हैं कि पानी में डुबाने से इसके फोकस दूरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पढ़ेगा तो उसको मजा आ जाएगा, अरे वाह क्या बच्चा होशियार बच्चा है। नेक्स्ट, अच्छा देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन में हम कहीं ना कहीं डायग्राम की व्यवस्था करते हैं, और डायग्राम सुंदर बनाइएगा, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिएगा, दन दनादन नंबर आएगा, तैयार हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति कोण क्या है? क्रांति कोण क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम, अच्छा देखिए क्रांति कोण कितना आसान है, देखिए ये सब पढ़ेंगे बाद में। कब होता है ये फिक्स होना चाहिए कि सघन से विरल में जाने वक्त क्रांति कोण होता है, ठीक। क्रांति कोण आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बात समझ में आई? तो आइए मेरे दोस्तों, अच्छा अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम के हों तो उनसे बस थोड़ा सा खाली मेरा एक नम्र निवेदन है कि आप थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। समझाने के लिए तो हम समझा ही रहे हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत मीडियम सबको समझा दे रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा पढ़ लिया कीजिए तो थोड़ा आपको भी आसान हो जाएगा। ये देखिए ये गया ऐसे, अब वो अगर ये अगर डेंसर है, ये अगर डेंसर है और ये रेयरर है, ठीक, तो भैया दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, तो दूर जाएगा तो कितना दूर जाएगा? जितना जैसे जैसे इधर बढ़ाइएगा वैसे वैसे दूर जाएगा। एक इंस्टेंट ऐसा हो जाएगा, एक इंस्टेंट ऐसा हो जाएगा कि ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आई ये 90 डिग्री हो जाएगा, μ1 यानी इसको कहिए μd और इसको कहिए μr। तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। बहुत बच्चा को लगता है ये है क्रांतिक कोण, ना 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 ना, ये है क्रांतिक, वो तो 90 डिग्री है, अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो भैया अलग अलग रंग के लिए IC का मान अलग अलग होगा, लेकिन वो तो 90 डिग्री ही होगा, कंफर्म है। तो अब यहां लगा देंगे μd sin IC, ये है अप स्नेल्स लॉ, ठीक है, और μr sin 90, sin 90 का मान 1, तो sin IC बराबर μr बाय μd, IC बराबर साइन इनवर्स μr बाय μd। बात समझ में आई? IC बराबर साइन इनवर्स μr बाय μd। अगर इसको, अगर μr को आप 1 मान लीजिए और इसको म्यू मान लीजिए, तो यही फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, IC बराबर साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। अच्छा क्या आपको लगता है क्या ये सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है? क्या ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है? क्या इसमें IC का मान देके म्यू का मान नहीं पूछ सकता है न्यूमेरिकल में? क्या म्यू का मान दे करके IC का मान नहीं पूछ सकता है? क्यों नहीं पूछ सकता? ये एक टॉपिक है, सुंदर सा टॉपिक है, बढ़िया से आना चाहिए। लैंग्वेज डायग्राम कैलकुलेशन बनाइए, भगवान भगवान कीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस आए, आपको बहुत बढ़िया मार्क्स आएगा। तो इसमें भी अब अलग अलग रंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, अपवर्तनांक, तो क्रांतिक कोण भी अलग अलग होता है। इसके लिए भी एक बड़ा हम इंटरेस्टिंग सा आपके सामने अब ये बनाते हैं तीर, देखिएगा थोड़ा सा। एक तो है वेवलेंथ, देख लीजिएगा, और एक है
फ्रीक्वेंसी। सुनिएगा 1 मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। और एक है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। देख लीजिएगा मेरे दोस्तों, जो अभी बनाने वाले हैं ये बहुत जबरदस्त चीज है। VIBGYOR, विबग्योर। अब देख लीजिए, देखिए वेवलेंथ जिधर तीर जाएगा समझिए वो बढ़ रहा है, वेवलेंथ इधर बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रहा है, यानी आवृत्ति। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ जिधर बढ़ेगा अपवर्तनांक घटेगा, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका जस्ट देख लीजिए, ये गजब का चीज है। ये एक चीज आप अगर याद रख लेते हैं, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का धुआंधार ढंग से आंसर दे सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, रेड की ओर जा रहे हैं, वेवलेंथ बढ़ रहा है। इसमें वायलेट की ओर जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। वायलेट की ओर जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। वायलेट की ओर, रेड की ओर जा रहे हैं, क्रिटिकल एंगल बढ़ रहा है। और एंगल ऑफ डेविएशन भी अगर डाल दिया जाए तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर बढ़ेगा एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। तो ये तो हम मतलब इसको शॉर्ट आंसर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट है। हम आशा करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है बहुत ही आसानी से कि किस रंग का क्रांति कोण सबसे अधिक होता है, किस रंग का क्रांति कोण सबसे अधिक होता है। तो देखिए किसका अधिक दिख रहा है, किधर जा रहा है तीर, लाल की ओर। ठीक, लाल रंग का क्रांति कोण सबसे अधिक होता है। किसका क्रांति कोण सबसे कम होता है, तो लाल इधर है, बैगनी उधर। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो भैया अभी जब जा रहा था ना डेंसर से रेयर में, तो एक खास एंगल के बाद यानी क्रांतिक कोण से थोड़ा भी अगर आपतन कोण बढ़ जाए तो कटाक्ष से तुरंत रिटर्न हो जाएगा। और इसी को कहते हैं, इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं सोना बाबू? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार और बोलिए। तो आइए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो इसका डायग्राम क्या होगा, ये देखिए, ये होगा इसका डायग्राम। तो ये जो है ये है I ग्रेटर देन IC। ये सब अगर लिख दीजिएगा ना तो वो खुश हो जाए, उसको लगेगा कि यार ये आदमी बहुत होशियार है। ये लिख दीजिएगा डेंसर, ये लिख दीजिएगा रेयरर। आई बात समझ में? तो आशा करते हैं ये आप एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का बुलबुला पानी में चमकता है क्यों? हवा का बुलबुला पानी में चमकता है क्यों? ठीक है, तो अच्छा ये भी देखिए, इसमें भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कंडीशन क्या है। ठीक, और एक चीज है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समय परावर्तन गुणांक कितना होता है, यह भी पूछा जाता है। और इस समय परावर्तन गुणांक 1 होता है, परावर्तन गुणांक 1 होता है। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन गुणांक क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है I मस्ट बी ग्रेटर देन IC। और क्या कंडीशन है? ऐसे भी पूछा जा सकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों को लिखें। तो पहला, डेंसर से किस में जाना चाहिए, रेयरर में। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का बुलबुला हवा में चमकता है क्यों? यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। होता क्या है मेरे दोस्तों, होता यह है कि देखिए ये हुआ हमारा ग्लास, और इसमें अगर एक कोई हवा का बुलबुला है, ठीक है, और ये है डेंसर और ये है रेयरर।
ठीक है, तो अगर कोई प्रकाश की किरण लाइट रे कहीं से आ रही है तो उसको तो डेंसर से घुसना था रेयर में और इधर निकल जाती। लेकिन अगर ये इस जगह का बना हुआ आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाएगा तो ये वहीं से लौट जाएगी, और जब लौटेगी, जब भी लौटेगी और आपके आंख पे नजर आएगी तो आपको चमकता हुआ प्रतीत होगी। तो कोई भी चीज जब लौट के आपके आंख पे आती है तो आपका चमकता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर है सोना बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है? प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो? बहुत बढ़िया ये भी क्वेश्चन है। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है? प्राइमरी रेनबो में क्या होता है कि ऊपर से रे आया और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और 2 बार अपवर्तन हुआ, नीचे में रह गया। ठीक, और सेकेंडरी में क्या होता है? नीचे से आया और घूम के फिर नीचे गया, उसमें 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है। दूसरा जो अंतर है, प्राइमरी रेनबो का चमक बहुत ज्यादा होता है, सेकेंडरी रेनबो का चमक बहुत कम होता है। बात समझ में आई? तो इस तरह से दोनों के बीच क्या होता है अंतर। डेफिनेशन यहां दिया हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ दे 2 मार्क्स में, अगर सिर्फ दोनों डेफिनेशन भी लिख देते हैं तो भी आपको 2 मार्क्स मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता है। तो जब प्रकाश की किरण पानी के छोटे बूंद में 2 बार अपवर्तित होती है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इस प्रकार से बने इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष करते हैं। और जब सूर्य प्रकाश की किरण पानी के छोटे बूंद में 2 बार अपवर्तित तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है तो इस प्रकार से बने इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। बात समझ में आई? अब इसका डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, और आप समझ ही रहे हैं, देखिए जाकर के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो उसमें रिफ्रैक्शन भी दे देता है और डिस्पर्सन भी दे देता है, वर्ण विक्षेपन। तो हमारे हिसाब से वहां पे वर्ण विक्षेपन मार देना चाहिए, भगवान करना चाहिए। ठीक, क्योंकि पता नहीं ये लोग नॉन कॉन्सेप्चुअल बात क्यों करते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया भी देता है बिहार बोर्ड। ठीक है, तो इस इंद्रधनुष में पानी के छोटे बूंद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार होता है, इसमें 2 बार होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष की तीव्रता चमक अधिक होती है, उसकी तीव्रता कम होती है। इस इंद्रधनुष में लाल रंग बाहरी भाग में होता है, उसमें बैगनी रंग बाहरी भाग में होता है। इसमें लाल रंग आंख पर 42 डिग्री कोण बनाता है, बैगनी 40, और उसमें उल्टा हो जाता है, लाल रंग 50 बैगनी 53। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं और दोनों का डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्यों? तो भैया ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आप जानते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है कि जब, अब इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, वायुमंडल में ज्यादा दूरी तय करना होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये वायुमंडल में ज्यादा दूरी। तो भैया सुबह हो या शाम सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है दिन की अपेक्षा। सर ऐसा क्यों? तो ये देखिए, ये बनाए वायुमंडल, ठीक है, और ये बनाए अर्थ। ठीक, अब यहां पे आप खड़े हैं, यहां पर आप खड़े हैं, तो जब दोपहर में जो किरण आया वो तो वायुमंडल में तो इतना ही दूरी तय किया वायुमंडल में घुसने के बाद, लेकिन जब सुबह या शाम में जो किरण आया वायुमंडल में घुसने के बाद, ये देखिए कितना ज्यादा हुआ। ये दूरी कम है और ये दूरी ज्यादा। अब दूरी ज्यादा है तो प्रकीर्णन भी ज्यादा बार होगा, प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो उच्च आवृत्ति वाले किरणें धीरे धीरे निम्न आवृत्ति वाले किरणों में परिवर्तित हो जाएंगी, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए वो हमारे आंख पर ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, आंख तक पहुंच पाएगा। तो चूंकि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय प्रकाश को वायुमंडल में ज्यादा दूरी तय करनी होती है और इसका बार बार प्रकीर्णन होता है, इससे उच्च आवृत्ति वाले किरण की कुछ ऊर्जा निम्न आवृत्ति वाले रंग लाल नारंगी में बदल जाता है और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण मनुष्य के आंख तक पहुंच जाता है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, सेम इसका भाई
कि दिन के समय आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो दिन के समय कम दूरी तय करना पड़ता है, तो कम दूरी तय करना पड़ता है तो भैया बहुत बार प्रकीर्णन नहीं होगा एक किरण का। बैगनी से ब्लू होगा, ब्लू से भी ब्लू होगा, ठीक है, तो इंडिगो से भी ब्लू होगा, तो ब्लूइश ज्यादा फैल जाता है और इसलिए आकाश का रंग नीला दिखता है। और आंख की संवेदनशीलता ब्लू रंग के लिए सबसे ज्यादा, इसीलिए ब्लू पहन के आ जाए, ठीक है। चूंकि दिन में सूर्य प्रकाश को वायुमंडल में कम दूरी तय करना पड़ता है, इसलिए एक ही किरण का बहुत बार प्रकीर्णन नहीं होता है। और रमन प्रभाव के द्वारा बैगनी रंग के प्रकीर्णन से भी नीला रंग निकलता है और आसमानी से भी तथा नीले से भी प्रकीर्णन के बाद नीला रंग निकलता है। इसलिए आकाश का रंग नीले रंग का दिखता है, क्योंकि मनुष्य का आंख नीले रंग के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है, ज्यादा संवेदनशील होता है। अब ये जो लैंग्वेज नॉलेज, देखिए फर्स्ट स्टेप है आप कोई चीज को पढ़े, सेकेंड स्टेप है आप उसको समझे, थर्ड स्टेप है आप उसको लिखे, ठीक है। तो भैया पढ़ना अलग चीज हुआ, समझना अलग चीज हुआ और लिखना अलग चीज हुआ। कई लोग ऐसे हैं पढ़ लेते हैं समझते नहीं, कई लोग हैं पढ़ भी लेते हैं समझ भी लेते हैं, जब लिखने बैठते हैं तो कुछ से कुछ लिख देते हैं। तो इन सब चीजों को आपको प्रैक्टिस के द्वारा ठीक करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव तो आराम से पूछ सकते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव तो आराम से पूछ सकता है। अच्छा, सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पहले दिखाई देने लगता है, क्यों? यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडल के कारण। सूर्य जो है अभी क्षैतिज में आया भी नहीं है, नीचे ही है, लेकिन उससे जो किरण निकल रहा था, जो जिसको ऊपर जाना था, हमारे आंख पे नहीं आना था, वो वायुमंडल में अपवर्तन के बाद मेरे आंख पे आ गया। हमको लगने लगा कि सूर्य आ चुका है, आया नहीं। तो छठ में जो आप अर्घ देते हैं ना सूर्य भगवान को, असल में जैसे जिस समय आप अर्घ दे रहे होते हैं उस समय सूर्य भगवान का असली में उदय नहीं हुआ होता। आप अर्घ दे देते हैं, अर्घ हम लोग सूर्य भगवान की किरणों को दे रहे होते हैं, तो किरण तो हमारी तरफ पहुंच गई, लेकिन सूर्य भगवान हमारे लेवल पे नहीं पहुंचे थे। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि अपवर्तन के बाद वो घूम के मेरे आंख तक पहुंच गए हैं, मतलब किरणें पहुंच गई हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें सूर्य उगने से कुछ देर पहले ही दिखाई दे देता है तथा डूबने के कुछ देर बाद तक दिखाई देता रहता है, क्योंकि सूर्य के क्षैतिज तल में आने से पहले ही उससे निकली हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के कारण क्षैतिज पर खड़े प्रेक्षक तक पहुंच जाती है और सूर्य दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी सूर्य के क्षैतिज तल से नीचे जाने के बावजूद प्रेक्षक को दिखाई देता है। ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अगर पूछता है तो दिक्कत तो बच्चा को थोड़ा बहुत हो सकता है। हीरा क्यों चमकता है? तो इसमें भी अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे लगाएंगे। पहला, हीरा का एक तो पारदर्शी होता है, अपवर्तनांक ज्यादा होता है, इसमें क्रांतिक कोण का मान कम होता है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन ज्यादा होता है और इसके सतह को एक अलग ढंग से कट किया जाता है। इन सब पॉइंट्स को अगर आप सोचते हैं कि ये तो पारदर्शी पहला, उच्च अपवर्तनांक दूसरा, कम क्रांतिक कोण तीसरा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन चौथा और कटिंग पांचवा, इन सब बातों को हमको लिखना है। भैया लिखेंगे। तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। जब प्रकाश की किरण हीरे के अंदर प्रवेश करती है तो किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और यह हीरे के अंदर ही रह जाता है, जिससे यह चमकता हुआ प्रतीत होता है। अब उसी में रीजन लिख दीजिएगा, ऐसा क्यों होता है? हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है और यह पारदर्शी माध्यम होता है तथा इसके सतह को अलग तरह से काटा जाता है, जिससे प्रकाश की किरण बाहर ना निकल सके। ठीक, आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज मिराज? मरीचिका क्या है? अब मरीचिका इतना भी लिख सकते हैं, यह जीवित, मतलब मरीचिका में क्या होता है, जब आप गाड़ी वाड़ी से कहीं जा रहे होंगे और चिलचिलाती धूप होगी तो आपको रोड पे कहीं दूर में दिखता होगा कि पानी वानी है, पर असल में पानी है नहीं, यही है मरीचिका। बात समझ में आई? तो होता क्या है गर्मी के दिनों में, अब देखिए इसमें फिर वही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए आज 50 बार अभी तक मैं बोल चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ऊपर ठंडा नीचे गर्म, ठीक, ऊपर डेंसर नीचे रेयर। ये बात नहीं लिखे तो फिर तो मार्क्स के लिए आप
कुछ मत सोचिए। तो जब ऊपर है डेंसर और नीचे है रेयरर, ठीक, तो किरण आ रही है डेंसर से रेयरर की ओर, आगे पैर है उधर से किरण आ रही है आपकी ओर, ठीक है। अब वो जो किरण आपके आंख पे डायरेक्ट आने वाली थी तो अच्छा आ गई, लेकिन जो नीचे भी जा रही है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद आपकी आंखों तक पहुंच जाती है, जिससे कि पेड़ का ही प्रतिबिंब नीचे दिखने लगता है। तो आपको लगता है नीचे पानी है, क्योंकि प्रतिबिंब पानी में ही दिखता है। आप पानी में से देखते हैं, आपको मुंह दिखता है, तो प्रतिबिंब पानी में दिखता है, तो आप सोचते हैं कि प्रतिबिंब दिख रहा है यानी जरूर वहां पानी होगा, लेकिन असल में वहां पानी होता नहीं है, क्योंकि वो जो प्रतिबिंब दिखा है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखा है, परावर्तन के कारण नहीं, ठीक। तो सर इसका डायग्राम, तो इसका सबसे पहले डायग्राम सोच ले कि क्या बनाइएगा, वहां जाकर डायग्राम सब कुछ साफ साफ लिखिएगा। ये देखिए, इसके बाद वेव ऑप्टिक्स का भी होगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, जब प्रकाश की किरण यहां से चलेगी, ऐसे ऐसे चल जा रही थी, नीचे नीचे गई, धीरे धीरे मुड़ती चली गई। एक इंस्टेंट ऐसा आया, एक इंस्टेंट ऐसा आया कि इसका जो आपतन कोण है, क्रांतिक कोण से अधिक हो गया, बस ये मुड़ गई, ठीक। अब यहां है आपका आंख, यहां है आपका आंख। अब ये आपको किधर से नजर आ रही है, इधर से, यानी अब यहां, ठीक है। तो आप यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, आपको लग रहा है ऊपर भी पैर नीचे भी पैर, तो जरूर यहां पानी होगा। अच्छा एक चीज और, इसको सतह में कभी मत सटाइएगा, गलत माना जाएगा, एकदम गलत माना जाएगा। यहां लिखिएगा, यहां लिखिएगा हॉट, यहां लिखिएगा कोल्ड, यहां लिखिएगा रेयरर, यहां लिखिएगा डेंसर, यहां लिखिएगा आई ग्रेटर देन आई सी। फिर जो वो चेक करने वाले हैं उनको लग जाएगा कि बच्चा एकदम सॉलिड पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यह एक प्रकाशिकीय भ्रम है जो गर्म प्रदेशों या मरुस्थलों में देखा जाता है, जिसमें हमें दूर में पानी प्रतीत होता है परंतु वास्तव में वहां पानी नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वैसे जगहों पर पृथ्वी के करीब तापमान बहुत अधिक होता है। देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हवा का अपवर्तनांक बहुत कम, जबकि ऊपर तापमान कम होता है और अपवर्तनांक अधिक होता है, जिससे जब कोई प्रकाश की किरण ऊपर से नीचे की ओर आती है तो यह अपवर्तित होते हुए मुड़ते जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और प्रेक्षक को यह नीचे से आता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रेक्षक को वस्तु का प्रतिबिंब नीचे दिखाई देता है और ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे पानी है। तो आशा करते हैं ये अच्छे से लिख करके ये डायग्राम अच्छे से बना दीजिएगा, तो आपको कोई भी 2 मार्क्स देने में कतराएगा नहीं और उसका असली फायदा आगे होगा। नेक्स्ट, प्रकाश की रेशा क्या है या प्रकाश के तंतु क्या है, जिसको आप लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है। किस सिद्धांत पर काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। इसमें एक साथ कितने सिग्नल भेजे जा सकते हैं, कई सिग्नल भेजे जा सकते हैं। यह एक पारदर्शी, पहला लचीला और उच्च अपवर्तनांक वाला पदार्थ से बना हुआ होता है तंतु, जिसमें एक साथ कई प्रकाश की यह सिग्नल को भेजा जा सकता है। बहुत सिंपल है। यह एक उच्च अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यम से बना हुआ वह लचीला पतला रेशा है जिसका उपयोग हम प्रकाश की सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करने के लिए करते हैं। तक, ठीक है। अब ये देखिए, इसका ऐसे डायग्राम बना सकते हैं ऐसे, और इसमें बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स के लिए बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक साथ कई सिग्नल भेज सकते हैं, एक साथ कई सिग्नल भेज सकते हैं। ये हो गया टोटल इंटर। ये जरूर डायग्राम बना दीजिएगा, अदरवाइज मानेगा कि आपको बात नहीं समझ में आई है। देखिए, एक साथ
कई सिग्नल भेजा जा सकता है। समझे? तो यही हुआ हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, क्या है? ये डेंस है, ये डेंसर है, ये डेंसर है, उच्च अपवर्तनांक वाला है, लचीला है, और कैसा है? और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी है। एग्जाम्पल क्या है? कौन कौन मटेरियल? तो जानते हैं ग्लास का भी यूज होता है, ग्लास का भी यूज होता है, क्वार्ज का भी यूज होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें, प्लास्टिक, इवन आजकल तो प्लास्टिक का भी यूज होता है, प्लास्टिक का भी यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश के रेशों का उपयोग संचार व्यवस्था में किया। अब ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना कि प्रकाश के रेशों का उपयोग कहां होता है, तो ये वाला लिखना है। ठीक है, अनुप्रयोग क्या है ये वाला। प्रकाश के रेशों का उपयोग संचार व्यवस्था में किया जाता है, प्रकाश के रेशों का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्किंग में किया जाता है, इसका उपयोग चिकित्सा जगत में भी अत्यधिक होता है, और खासकर इंडोस्कोपिक। देखते होंगे मुंह में कैमरा डाल के ना पेट का एकदम सब कुछ फोटो निकालता है। ठीक है, वो सब के लिए इसका उपयोग सेंसर में किया जाता है, इसका उपयोग पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। दर्पण का गोलीय दोष क्या है और इसका निवारण क्या है? देखिए, कोई भी गोलीय सतह से बना हुआ जो भी चीज है उसमें एक दोष है जिसको कहते हैं गोलीय दोष, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। तो पहला चीज, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि गोलीय एब्रेशन, गोलीय दोष किस में होता है, किस में होता है, तो भैया ऑप्शन में रहेगा लेंस, स्फेरिकल मिरर या बोथ, तो आंसर होगा बोथ। ठीक, तो पहला चीज तो ये। अब क्या होता है, तो जिसका भी सतह गोलीय होता है तो हम लोग जो अज्यूम करते हैं कि उसकी त्रिज्या अधिक है और उसका अपर्चर, द्वारक कम है, परंतु असल में अगर द्वारक बड़ा हो जाए तो वही बन जाता है गोलीय दोष। तो क्या हो जाता है द्वारक बड़ा होने पर? आइए देखते हैं। द्वारक बड़ा होने पर क्या होता है? अगर आपको लग रहा है ये सब चीज पढ़ने के बाद कि आपको ये सब कुछ नॉलेज है, तो इसका मतलब है कि ठीक है, आपने मेहनत किया है साल भर। ठीक है, देखिए यहां अब इसका द्वारक बड़ा हो गया, तो भैया दूर से भी किरण आ सकता है और नजदीक से भी किरण आ सकता है। ठीक है, तो जानते हैं अलग अलग किरणों के लिए फोकस बिंदु अलग अलग होता है, अलग अलग किरणों के लिए फोकस बिंदु अलग अलग होता है। ठीक, तो भैया एक ही दर्पण का कई फोकस, ये भी फोकस हो गया, ये भी फोकस हो गया, इसको कहेंगे एफ मार्जिनल और इसको कहेंगे एफ पैरेक्सियल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि एफ पैरेक्सियल यानी स्मॉल एफ। अच्छा, ये आपको बता देते हैं, फोकस दूरी को कभी भी स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है और फोकस वाले बिंदु को कैपिटल एफ से। आप जो भी डायग्राम सब बनाते हैं उसमें ये गलती हम बहुत तेज बच्चों को देख चुके हैं, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, जानते हैं। और जो भी बच्चे लिख के दिखाए हैं या दिखाते हैं उनको बेहतर मार्क्स आएगा, इसकी गारंटी है। लेकिन जो नहीं दिखाए हैं, आपको हम विश्वास कीजिए, आपको बहुत बेहतर नॉलेज होने के बावजूद भी देखिएगा बहुत बेहतर मार्क्स नहीं आएगा। माफ कीजिएगा, अभी भी मौका है, लिखिए, और खुद नहीं कोई देखने वाला है तो खुद से देखिए, नहीं तो किसी को दिखाइए। आप विश्वास कीजिए, हम आपका बुरा नहीं चाहते हैं, हम बस बोलते हैं वो बात जिससे कि आप सीखें और आगे अच्छा करें। झूठ झूठ का बोल देंगे, वाह तुम जबरदस्त कर लेगा, तुम तो गर्दा उड़ा देगा, हमारे यहाँ जो पढ़ता है वो तो गर्दा उड़ा देता है, तो भैया ये बात तो नहीं होगा। हमारे यहाँ तो 3000 बच्चा पढ़ता है, कहां 3000 गर्दा उड़ा देता है? हाँ या ना? गर्दा तो कम ही लोग उड़ा पाता है। आइए, एफ पी ग्रेटर देन एफ, तो यही हुआ गोलीय दोष। अब आइए, जब किसी गोलीय दर्पण का द्वारक बड़ा होता है तो यह आपतित होने वाले सभी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित नहीं कर सकती, जिससे इसका फोकस अलग अलग बिंदुओं पर बनता है। किसी भी स्रोत का प्रतिबिंब एक से अधिक बनता है। दर्पण के इस दोष को गोलीय दोष कहते हैं। इसे हटाने के लिए इस पर आपतित होने वाले मार्जिनल किरणों को रोकना पड़ता है।
इसको कहते हैं मार्जिनल। देखिए FM बोले हैं ना, FM, इसको कहते हैं मार्जिनल और इसको कहते हैं पैरेक्सियल। ठीक, और इन सब क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ही पढ़ाया जा सकता है, ये कोई बहुत और अत्यधिक बड़ी बात नहीं है। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वर्णक दोष क्या है और इसका निवारण क्या है। व्हाट इज क्रोमेटिक एबरेशन एंड हाउ कैन वी रिमूव इट। क्रोमेटिक एबरेशन क्या है, वर्णक दोष क्या है और इसे कैसे दूर किया जाता है। अब देखिए, अभी जो पढ़े वो था गोलीय दोष और ये है वर्णक दोष। इसमें क्या होता है आप जानते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में जानते हैं, 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब सच्ची बताइए, किसी भी लेंस के लिए आपको पता है रेड का अपवर्तन, अभी तुरंत बताए थे, रेड का अपवर्तनांक अलग होता है, बैगनी का अलग होता है। तो भैया फोकस दूरी भी तो सब रंग का अलग अलग होगा। तो भैया कोई भी जैसे ही लेंस लीजिएगा और इस पे जैसे ही व्हाइट लाइट आएगा, इस पे जैसे ही व्हाइट लाइट आएगा तो भैया एक नहीं बनेगा, कई बनने लगेगा फोकस। क्यों? फोकस भी कई बनेगा, इमेज भी कई बनेगा। क्यों सर? क्योंकि अपवर्तन हुआ और अलग अलग रंग के लिए, इसमें 7 रंग है, 7 रंग के लिए म्यू अलग अलग है। तो हो सकता है कि सबका फोकस अलग अलग बने, सबका फोकस अलग अलग बने। बात समझ में आई? तो एक लेंस था, रे श्वेत गया, इसमें 7 कलर था, 7 का म्यू अलग अलग, तो 7 का फोकस दूरी अलग अलग, 7 का प्रतिबिंब अलग अलग। इस दोष को कहते हैं वर्णक दोष। और इसे हटाने के लिए हम लोग को यहाँ पे अवतल लेंस के साथ इसका कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। तो आ जाइए मेरे दोस्त, जब श्वेत प्रकाश की किरण, बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है और इसका अपवर्तन होता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अभी एकदम अपने मन से बैठ के लिखें, देखिए कितना क्लियर लिखे। और अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग, अब 3 बार अलग हो गया तो यही मिस्टेक हुआ है। फोकस दूरी प्राप्त होता है क्योंकि सभी रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। इसके परिणाम स्वरूप हमें एक ही स्रोत के लिए बहुत सारे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। लेंस के इस दोष को वर्णक दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए उत्तल तथा अवतल लेंस के संयोजन का उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम तो कहेंगे इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, आए ना आए, लेकिन ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये बनाने के बाद आप ये डायग्राम बना दीजिएगा, मास्टर को लग जाए और ये सब क्वेश्चन आएगा तो हाहाकार मच जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे से दोस्तों। अब फिर हम आगे बात करते हैं, तब तक में हम एक घूंट पानी पी लेते हैं। बहुत बढ़िया। और दोस्तों अभी तक 15 क्वेश्चन आप लोग का हुआ है रे ऑप्टिक्स का। आप लोग जरूर बताएं कि अभी तक आप लोगों को जो क्वेश्चन का कलेक्शन लगा है कैसा लगा है, कमेंट में भी जरूर बताइएगा। क्योंकि मतलब हम कमेंट करने के लिए कोई सिस्टम बैठा के नहीं रख सकते हैं जो कि एक ही कमेंट को बार बार करते रहे कि यस आप ईश्वर हैं, ये हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप एकदम एग्जैक्ट रिव्यू दें, करेक्ट रिव्यू दें कि हम क्या किए हैं, कैसा लगा। क्योंकि मेहनत लगता है और जब मेहनत के बाद जब आप भी जीवन में कुछ मेहनत करते होंगे और कोई प्रोत्साहन देता होगा, रियल वाला, फेक प्रोत्साहन नहीं, रियल वाला, तो फिर आपको भी अच्छा लगता होगा कि यस हमने मेहनत किया और हमको मिला, ठीक है। इसके बाद वेब ऑप्टिक्स होगा और आप विश्वास कीजिए जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको आप ध्यान से समझ लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम में। आंख की सामंजन क्षमता क्या है, अकोमोडेशन पावर क्या है, तो बहुत ही आसान है। ये 10th लेवल का क्वेश्चन है कि जब वस्तु बहुत दूर रहता है तो भी आंख उसका प्रतिबिंब कहां बनाता है, रेटिना पर, और जब बहुत पास आता है तो भी आंख अपने फोकस दूरी को कम करके फिर से रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। आंख के इसी क्षमता को सामंजन क्षमता कहते हैं। कितना सिंपल बात है। तो आंख के द्वारा नजदीकी या दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपने लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करने की क्षमता सामंजन क्षमता
कहलाती है। आप वो भी लिख सकते हैं जो हम लैंग्वेज बोले, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप एक साधारण बच्चा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जब वस्तु बहुत दूर रहता है तो आंख उसका प्रतिबिंब अपने आंख का लेंस उसका प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बनाता है। जब वस्तु नजदीक आती है तो आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को कम करके पुनः इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो आंख के द्वारा अपने फोकस दूरी को कम ज्यादा करने की यही क्षमता सामंजन क्षमता कहलाती है। अकोमोडेशन पावर। आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम आपसे बोलेंगे कि इसका भी जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आवर्धन और आवर्धन क्षमता दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आवर्धन है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की आकार बटे वस्तु का आकार, ठीक है। और आवर्धन क्षमता क्या है? प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण तथा वस्तु के द्वारा आंख पर बना सबसे बड़ा कोण, इसके अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता। ठीक, पहला आवर्धन क्षमता जो है भी बढ़ने, ये अच्छा ये रेखीय आवर्धन है जो कि इसे, ठीक है, इसका मान भी बढ़ने के साथ बढ़ता है, क्योंकि आप देखते होंगे भी बढ़ने के साथ, इसका मान भी बढ़ने के साथ नहीं बढ़ता, क्योंकि जैसे भी बढ़ता है ना कोण घट जाता है, वो उल्टा हो जाता है, घट जाता है। यह वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब के लिए निकाला जाता है और यह सिर्फ काल्पनिक के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रेक्षक की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। आप कहां से किसी प्रतिबिंब को देख रहे हैं उससे आवर्धन पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन आवर्धन क्षमता प्रेक्षक की स्थिति पर निर्भर करता है। इसको भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज। इसके पीडीएफ का बात करेंगे बाद में, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कुछ बातें हमको लगता है कि मतलब 100 बार लिखवा देने से, 100 पीडीएफ दे देने से भी कमजोर बच्चा कर नहीं पाता है। थोड़ा सा हम चाहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं हम कमजोर बच्चों के प्रति, इसलिए वो गुस्सा में भी रहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का द्वारक छोटा रखा जाता है, क्यों? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का द्वारक छोटा रखा जाए, इसको दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का द्वारक अभिदृश्यक लेंस का द्वारक छोटा होता है या बड़ा, पहला। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो प्रतिबिंब बनता है अभिदृश्यक से, वो कहां बनता है और कैसा बनता है? तो वो रियल, उल्टा और बड़ा बनता है और दोनों लेंस के बीच बनता है। ये सब चीज पूछा जा सकता है। उसके बाद मेरे प्यारे से दोस्तों, उसके बाद एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि खगोलीय दूरबीन का अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा रखा जाता है, क्यों? अब दोनों आंसर हम एक साथ करेंगे 2 मिनट के लिए। देखिए, सूक्ष्मदर्शी छोटे चीज को देखने के लिए बनाया गया और दूरबीन बड़े चीज को देखने के लिए। ये तो आप समझ ही रहे हैं ना कि किसी के घर पे पानी टंकी पे एक बैक्टीरिया रखा हुआ होगा, तो आप क्या उसको देख लीजिएगा यहां से? क्या मजाक चल रहा है? पानी टंकी देख सकते हैं, बैक्टीरिया देख नहीं सकते। भैया, दूर की बड़ी वस्तु को देखने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी का, ठीक, और सूक्ष्मदर्शी का छोटी। अब छोटी चीज को देखेंगे और बड़ा द्वारक रख लेंगे, भैया वो तो आसपास का ही ज्यादा चीज दिखा लेगा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोकस कम होगा। नहीं, बच्चा, छोटा बुद्धि वाला बच्चा बड़े शहर में आ जाता है तो भैया वो सीखता कम है और डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाता है। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? तो सेम बात यहां भी, सेम बात क्या है कि छोटा चीज को देखना है, बड़ा द्वारक लगा दिया, अगल बगल ज्यादा देखा कुछ नहीं, इसलिए द्वारक को क्या रखा जाता है? छोटा। लेकिन जब दूरबीन की बात होती है तो उसको बड़ा चीज को देखना है, उसमें तो ज्यादा लाइट घुसेगा तो अच्छे से देख पाएंगे, इसलिए उसका द्वारक क्या रखा जाता है? बड़ा रखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ 2 चीज का आंसर दिए हैं। चूंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग बहुत छोटे वस्तुओं के आवर्धित प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसलिए हमें अभिदृश्यक लेंस का द्वारक छोटा रखना पड़ता है। देखिए, अभी भी कई बार सोचे इसको के को क बना, लेकिन हर बार मिस हो जाता है। छोटा रखना पड़ता है जिससे अवांछित प्रकाश की किरणें तथा अलग अलग वस्तुओं का प्रतिबिंब बनकर उसे प्रभावित न करे। ठीक है, तो हम यहाँ 2 क्वेश्चन बताएं। किसी प्रिज्म के विक्षेपण क्षमता से क्या समझते हैं? यहाँ 2 क्वेश्चन फिर हो सकता है। पहले तो ऑब्जेक्टिव में विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला पूछ देगा सीधा, ठीक है, विक्षेपण क्षमता का यूनिट पूछ देगा सीधा, विक्षेपण क्षमता पदार्थ पे निर्भर करता है सीधा। ये 3 चीज तो खटाखट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। विक्षेपण कोण का डेफिनेशन पूछ देगा अल्फा,
विक्षेपण कोण अल्फा, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, ये हुआ विक्षेपण कोण। और ओमेगा जो हुआ, ओमेगा विक्षेपण क्षमता अल्फा बाय डेल्टा एवरेज, यानी डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा वाई। यानी यहां पे अगर पुट करेंगे ए म्यू भी -1 माइनस ए म्यू आर -1, इसको सॉल्व करेंगे तो ए म्यू भी माइनस म्यू आर। ये अलग क्वेश्चन है, यह है विक्षेपण कोण, ठीक है। तो विक्षेपण कोण अगर पूछेगा तो लाल रंग के विचलन, बैगनी रंग के विचलन तथा लाल रंग के विचलन के कोण के अंतर को विक्षेपण कोण का, विचलन और विक्षेपण, लाल बैगनी रंग के विचलन और लाल रंग के विचलन के अंतर को विक्षेपण कोण कहते हैं। और ये डेल्टा भी माइनस डेल्टा वाई, इस दोनों के रेशियो को विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो आप लिखेंगे ए म्यू भी माइनस म्यू आर बाय ए म्यू वाई -1, ए कैंसल, तो ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई -1। और ये यूनिटलेस होता है, ये यूनिटलेस होता है, और ये 100% मटेरियल पर डिपेंड करता है और किसी चीज पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकाश का विचलन भी होता है, दोनों चीज होता है। तो कोणीय विक्षेपण अल्फा तथा औसत विचलन के अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं। यह किसी पदार्थ का गुण है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। किसे कहते हैं कि जब कोई छोटा कण से प्रकाश टकराता है, ठीक है। अच्छा, कई बच्चों को हम देखते हैं कि अपवर्तन परावर्तन वर्ड का यूज ना करके टकराता है। ज्यादातर कोशिश कीजिएगा टकराना वर्ड मत यूज कीजिएगा, परावर्तन, अपवर्तन, गुजरना, संचरण, इस तरह का वर्ड यूज कीजिएगा प्लीज। टकरा जाता है, बोलते लेंस से टकरा गया, अरे यार टकरा गया, सर फूट गया, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। यहां पे सर बोल सकते हैं, यहां पे बोल सकते हैं टकराना। यहां पे ना अपवर्तन हो रहा है ना परावर्तन हो रहा है, यहां पे टकराना है। टकराया यानी कि अब ये क्या किया, कण, ये जो कण दिख रहा है, ये कण इसके ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, अवशोषित किया, बस इसका इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चला गया। और जब रिटर्न आया तो ये अपने चारों ओर अलग अलग दिशाओं में किरण को क्या किया, छोड़ा। इसी को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जब सूर्य की किरणें एटमॉस्फेयर के बहुत छोटे कण से टकराती है तो यह कण ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। जब यही इलेक्ट्रॉन वापस अपनी कक्षा में आते हैं तो इसी ऊर्जा को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग आवृत्ति में छोड़ते हैं। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तारों का टिमटिमाना क्या है? हमको लगता है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तारों का टिमटिमाना क्या है? तो तारा जब आप देखिएगा ना रात में तो टिम टिम मतलब जलता बुझता लगेगा या हिलता डुलता लगेगा। तो ये किसकी वजह से होता है? वायुमंडल में जो प्रकाश आ रहा है तारा से निकला हुआ, वो अपवर्तन। अच्छा, जानते हैं, ये सब जानते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत, कि तारा से जो प्रकाश निकला होगा वो जो आप रात में जो तारा देख रहे हैं ना रात में जो आप तारा देख रहे हैं, ठीक है, और वो जो प्रकाश वो आपके आंख पे आ रहा है, वो प्रकाश आपके जन्म से पहले निकला हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, 16-17 साल पहले जो जिस तारा की दूरी 16-17 प्रकाश वर्ष होगा ना, हो सकता है तारा से निकला होगा वो प्रकाश, आप जन्म भी नहीं लिए होंगे, वही तभी निकला होगा और आज रात में आप देख रहे हैं। कभी ये सोचे थे? सोचा कीजिए, बड़ा मजेदार चीज। फिजिक्स साइंस बहुत मजेदार चीज है। जब प्रकाश की किरण किसी तारे से निकलकर पृथ्वी की ओर चलती है तो रास्ते में कई माध्यमों से होकर गुजरती है जिसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जिससे इसका अपवर्तन होता है और एक ही बिंदु से प्रकाश आता हुआ प्रतीत नहीं होता है। इसे ही तारों का टिमटिमाना कहते हैं। क्योंकि अलग अलग बात समझ में आई? तो भैया वो किरण डोलता डालता आ रहा है,
एटमॉस्फेयर में आने में ज्यादा देर नहीं लगा है, एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद तो तुरंत पहुंच गया आपके पास, ठीक। वो बाहर ही बहुत समय लगाया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या दोस्तों, वेव ऑप्टिक्स नहीं है। थैंक यू सो मच, अभी तक जुड़े रहे और अपने मन से लाइक किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत लगता है, एक तो जानकारी इकट्ठा करने में, बचपन से पढ़ने में, फिर आपके सामने आने का हिम्मत भी होना चाहिए, समझ रहे हैं। अभी दुनिया निगेटिव चीजों को देखती है और उसमें हिम्मत करके आपके सामने आना और आप जैसे पॉजिटिव बच्चों के साथ जुड़ करके इस काम को करना, ये काम सच में बेहतर है। और यही एक सेटिस्फेक्शन की बात है कि दुनिया में सबसे बेहतर काम करके लोग पैसा कमा सकता है, और उसमें ये एक ज्ञान की बात है। अब आइए वेव ऑप्टिक्स में चलते हैं। वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव क्या है, ठीक। इसमें भी देखिए, जब तक जहां तक हो सकता है, जब तक आप लोग देख सकते हैं हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर आगे भी करेंगे। लेकिन अब 1 2 दिन 3 दिन के अंदर हम लोग लगभग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव वाला सेशन चलाएंगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्यों किए पता चला, जैसे जितना भी ऑप्टिक्स का भी शॉर्ट आंसर किए, तो अब अगर रे ऑप्टिक्स लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव, तो आपका कई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव निकला हुआ खट 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 आंसर दीजिएगा। बात समझ में आई? तो ये सब है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव क्या है, ठीक है। तो जानते हैं दोस्तों, एकदम सिंपल बात समझ लीजिए, जब पीछे से आप आगे जा रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी हॉर्न मारती है, आपको बहुत एकदम तीखा लगता है, और जब वही गाड़ी हॉर्न मारते हुए आगे चली जाती है तो आपको उतना तीखा नहीं लगता है। क्यों? ठीक है। तो भैया जब पीछे से गाड़ी हॉर्न मार रही है तो गाड़ी आपके करीब आ रही है, उसको आपको ना उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा सुनाई दे, अब वही आगे चला गया तो आपको फ्रीक्वेंसी कम। यही है डॉपलर प्रभाव, ठीक है। तो भैया अगर हम प्रेक्षक हैं और मेरी तरफ कोई सोर्स आ रहा है तो हमको उसका ना आवृत्ति अधिक नजर आएगा। आवृत्ति अधिक वाला कौन था? वायलेट। तो हमको ब्लूइश नजर आएगा, और जो हमसे दूर जा रहा है वो हमको रेडिश नजर आएगा। इसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मूला भी है डेल्टा न्यू बाय न्यू बराबर माइनस वी बाय सी। यहां कहीं कहीं भी रेडियल भी लिखा रहता है, ठीक है। प्रकाश के स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच सापेक्षिक गति के कारण स्रोत की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, और डॉपलर प्रभाव सिर्फ स्रोत और प्रेक्षक के सापेक्षिक गति पर निर्भर करता है। जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से कम नजर आती है, इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। तथा जब स्रोत प्रेक्षक की ओर गति कर रहा होता है तो प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से अधिक प्रतीत होती है, इसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में है, ठीक। अच्छा, और आज हम थोड़ा सा जो पढ़ाए हैं ना, आज का जो ये सेशन था उसमें कोशिश की कि आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखने आ जाए। ये मेन मेरा मकसद था कि थोड़ा सा नॉलेज भी हो और लिखने आ जाए। अब ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव। एक तो हाइगेन का वेव सिद्धांत हो ही सकता है, वो 2 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन ये सेकेंडरी वेव वाला जो आ गया, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। इसमें 4-5 पॉइंट है, ध्यान दीजिए। वो जो हम, अगर आप मेरा क्लास देखते होंगे तो हम जो बुम करते हैं ना, बुम, तो तरंगाग्र का निर्माण होता है, वेव फ्रंट। एक क्वेश्चन तो पहला आ सकता है व्हाट इज वेव फ्रंट, इसीलिए हम यहां नहीं दिए व्हाट इज वेव फ्रंट, क्योंकि यहां दिया हुआ है व्हाट इज वेव फ्रंट। तो तरंगाग्र क्या है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका आंसर यहां लिखा हुआ है। बुम करते हैं तो माध्यम का वह सतह जिसके सभी कण समान कला में कंपन करते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। या ऐसा सतह जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, समान कला मतलब ऐसे ऐसे एक साथ कंपन कर रहे हैं, वो वह समान सेम फेज, ऐसे ऐसे झूला, ठीक है। तो उसको तरंगाग्र कहते हैं। तो पहला तो आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा तरंगाग्र।
ठीक। और तरंगाग्र तरंग के दिशा के लंबवत होता है, मतलब ऐसे तरंग भाग रहा है, तरंग कैसे भाग, ऐसे, और वो ऐसे एक दूसरे के लंबवत होता है। अब बुम जब कीजिएगा तो जो तरंगाग्र बनेगा वेव फ्रंट, उस पर जितना भी पॉइंट्स होगा वो सब सेकेंडरी सोर्स के जैसा काम करेगा, द्वितीयक स्रोत के जैसा, वो भी तरंगिका का निर्माण करेगा। और उन सब तरंगिकाओं को मिला दीजिएगा ना तो बनेगा एक नया तरंगाग्र। वही सब चीज यहां पे लिखा हुआ है। और चाहे प्राइमरी तरंगाग्र हो, सेकेंडरी तरंगाग्र हो या तरंगिका हो, समान माध्यम में सबका वेग भी समान होगा और ऊर्जा हमेशा बाहर की ओर जाएगा। ये जितनी भी बातें बोले बस वही बातें यहां पे लिखना है। माध्यम का वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण एक ही कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाता है। समांगी माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तरंगाग्र के सभी कण भूमकीय सब कण नया तरंग स्रोत बन जाते हैं, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। समांगी माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग प्राथमिक तरंग के समान होता है। किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया उस सतह उस क्षण तरंगाग्र की नवीन स्थिति को प्रदर्शित करता है और इसे द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। इसके नीचे थोड़ा सा लिखा होगा, एनर्जी ऑफ वेव फ्रंट ऑलवेज मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जो एनर्जी है वो हमेशा किधर की ओर जाता है, बाहर की। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी आपको, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसलिए बोल रहे हैं ये लॉन्ग आंसर में भी अगर आपको पूछेगा ना कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हाइगेन की प्रिंसिपल से प्रूव कीजिए, तो भी ये लिखना आपको पड़ेगा। प्लीज इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आई रिक्वेस्ट। चलिए, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की पृथक पृथक तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। इंटरफेरेंस क्या? प्रकाश का व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति की किरणें समान दिशा में जाती है तो किसी भी कण पर जब पड़ती है तो क्या होता है कि वो सभी कण जो होते हैं वो सब क्या करने लग जाते हैं? सभी कण जो हैं वो सब एक नया तीव्रता बनाते हैं और वो जो तीव्रता है वो उन दोनों के तीव्रताओं के योग से भिन्न होता है। इसे ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की पृथक पृथक तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम अथवा शून्य होता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, यही है प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण प्रारूप के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण प्रारूप के लिए जरूरी शर्तें, पहला, दोनों जो स्रोत होना चाहिए कला संबद्ध होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, आयाम सेम होना चाहिए, और दोनों स्रोत जो है उसकी बीच की दूरी कम होनी चाहिए स्लिट की, और पर्दे की दूरी अधिक होनी चाहिए। ये भी बहुत, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होना चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य समान होना चाहिए, दोनों तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए, दो तरंग प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, और साइज ऑफ बोथ स्लिट्स शुड बी वेरी स्मॉल। प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश का विवर्तन क्या है? देखिए इधर, ये कोई एक अगर ये एक ऑब्स्ट्रक्शन, जब कोई प्रकाश की किरण इससे जाती है और यहां से ऐसे करके जब किसी ऑब्स्ट्रक्शन के किनारे पर जाती है तो ऐसे मुड़ जाती है। मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश अपनी तरंग दैर्घ्य की कोटि के किसी अवरोध अथवा द्वारक से गुजरती है तो अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश सरल रेखीय पथ से विचलित होकर ज्यामितीय छाया की ओर मुड़ जाती है। अवरोध अथवा द्वारक के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, छोड़ देते हैं।
व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है? व्यतिकरण में छिद्र की संख्या 2 होती है। देखिए, व्यतिकरण और विवर्तन बहुत अच्छा से लिखा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक तरफ क्या है, एक तरफ है व्यतिकरण, एक तरफ है विवर्तन। एक तरफ 2 स्लिट, एक तरफ एक छिद्र, ठीक। और एक तरफ 2 स्लिट तो 2 स्रोत, लेकिन इसमें एक छिद्र तो कई स्रोत। इसमें सब का फ्रिंज का चौड़ाई समान, इसमें सब फ्रिंज की चौड़ाई समान नहीं। इसमें सब की तीव्रता समान, इसमें सब की तीव्रता समान नहीं। इसमें केंद्रीय फ्रिंज की भी चौड़ाई बाकी के चौड़ाई के बराबर हो गया, इसमें केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई बाकी फ्रिंज से बहुत अधिक। इसमें फ्रिंज ब्राइट और डार्क के बीच साफ साफ अंतर नजर आता है, इसमें ब्राइट और डार्क के बीच साफ साफ अंतर नहीं नजर आता है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 6 क्वेश्चन तक पढ़ाए हैं, आगे भी पढ़ाएंगे। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मॉडर्न फिजिक्स का भी लेकर आ रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो तैयार रहिएगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो जो स्क्रीनशॉट ले आए हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा कि पढ़ें